गांधी की समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, साथ ही हरिओम शर्मा आचार्य भारतीय जनता पार्टी नेता और साथ ही गिरिराज कुशवाहा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। तो अब पॉलिटिकल चर्चाएं होंगी और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी पराग गुप्ता और साथ ही साथ प्रमोद। और मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी इन सभी को। प्रमोद और पराग, ओवर टू यू। अबुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, हरिओम शर्मा आचार्य भारतीय जनता पार्टी नेता और गिरिराज कुशवाहा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इन सभी को स्वागत करें पराग गुप्ता और प्रमोद बुके देकर। जोरदार तालियां बजा दें एक बार आप सभी। निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बात अब्दुल हफीज़ गांधी से होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ अब्दुल हफीज़ गांधी को मैं उस दौर से जानता हूँ जब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए गए थे और सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद आज समाजवादी पार्टी में नेशनल प्रवक्ता हैं। ये बताइए, वो दौर था एक जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप तालीम हासिल कर रहे थे और जो गुंडई थी, यानी अपराध की दुनिया की बात की जाए तो अपराध चरम पे था। कासगंज में आए दिन अपराध होते थे, घटनाएं होती थी, मर्डर होते थे, लूट की घटनाएं होती थी। आज की बात की जाए तो आज सीधे तौर पर कहा जाए कि अपराध पर अंकुश लग गया है, महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ का कि आपने हमें ये यहाँ पर मौका दिया। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो मैं परसेप्शन पे नहीं जाऊंगा, मैं आंकड़ों पे जाऊंगा। अगर आप एनसीआरबी के डाटा उठाकर देखें तो दलित उत्पीड़न के केसेस अगर आप उठाकर देखें या जो क्राइम के और भी जो इस पैमाना होता है नापने का, डकैती के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष पर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। तो परसेप्शन हो सकता है, लेकिन आंकड़े कुछ और बयां करते हैं उत्तर प्रदेश की दशा। और कहा जाता है कि बीजेपी के वक्त में दंगे नहीं होते हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आप उठाकर देख लीजिए, जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही है वहाँ पर शासन और प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी पूरी तरह से दिखती है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीआरबी के डाटा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ख़राब सिचुएशन है, उसको बयां करती है। मुझे ज़्यादा इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। हरिओम जी, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि आरोप बड़े गंभीर हैं और इन गंभीर आरोपों का जवाब समय समय पर बीजेपी के नेता देते भी हैं। और यहां तक कि आपकी तरफ से तो ये भी कहा जाता है कि अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी है योगी सरकार ने। तो फिर इस तरीके के आरोप गांधी साहब क्यों लगा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर आने के लिए बहुत साधुवाद। इंडिया न्यूज़ का मंच है, ये एक राष्ट्रीय चैनल है, हमको सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, योगी जी ने जब से कमान संभाली है, तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आज अपराधी गले में तख्ती डाल करके अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। बहनें, बेटियां, छात्राएं किसी भी समय अकेली जा सकती हैं, आती हैं। आप रात को भी देखते होंगे कि महिलाएं परचेजिंग करके अपनी गृहस्थी के आवश्यक सामान लेकर के वो अपने घरों पर सुरक्षित जाती हैं। अन्य सरकारों में ये होता था, मैं उन घटनाओं का जिक्र थोड़ा करूँगा। निठारी कांड से कोई भी हर व्यक्ति वाकिफ़ है। कन्नौज में जो हुआ, अयोध्या में जो हुआ, उससे हम सब वाकिफ़ हैं।
अब इसमें कन्नौज और अयोध्या में कौन थे ये भी आप जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था का राज्य है, जो कानून व्यवस्था लागू है और जो सख्ती है, उससे भारत के अन्य राज्य भी उसका फॉलो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप यह भी देखते होंगे, जब यहाँ कानून व्यवस्था की बात चल रही है तो मैं इसी पॉइंट पर बोलता हूँ, विकास के अन्य मुद्दों को दूसरे सत्र में, दूसरे उसमें आएंगे। आप ये देख लीजिएगा, जो आंकड़े हैं, पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, एक अपहरण उद्योग होता था और कुछ खास जिलों में तो अपहरण उद्योग बहुत पुरजोर था। पुलिस भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखती थी, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आता था कि ये वास्तविक अपराधी हैं, उनकी आत्म गिलानी उन्हें होती थी कि इनके खिलाफ हम रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे हैं। उससे पहले पहले फ़ोन एक ख़ास जगह से ख़ास लोगों के आ जाते थे। उस समय जब उनकी सरकारें हुआ करती थी तो उस समय हर कोई व्यक्ति उसमें नेता था, क्योंकि पूर्ण रूप से वह सरकार जातिवाद पर आधारित थी, वंशवाद पर आधारित थी, इसलिए उसमें हर व्यक्ति नेता हुआ करता था। वहाँ कोई जिलाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ कोई व्यक्ति अगर किसी भी जाति का है तो वह सबसे बड़ा नेता होता था। उसके कहने पर बलात्कारी छोड़े जाते थे, उनके कहने पर जो नकल माफिया होते थे, जिन्होंने प्रदेश की शिक्षा को माहौल बना के रख दिया था, ठेके पर उठते थे, कॉलेज के कॉलेज ठेके पर उठते थे। योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नकल मुक्त प्रदेश किया, गुंडा मुक्त प्रदेश किया। बहुत बड़ा प्रदेश है। यदा कदा कहीं कोई घटना हो जाती है तो 7 पीढ़ियां उनकी उसको याद करती हैं। ठीक है, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का शासन। धन्यवाद। गिरिराज जी, अभी जो आरोप लगाए गांधी साहब ने, उनका जवाब तो दिया, लेकिन आरोप ये लगते हैं कि आप सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं फिर, और जो कन्नौज और अयोध्या का जिक्र किया है उस पर भी खूब बयानबाजी हुई है। देखिए, क्योंकि सरकार कोई भी होए और उस पर विपक्ष का इल्ज़ाम लगता ही है, मगर मैं एक इनको बात बताना चाहता हूँ। अगर कानून व्यवस्था पर जानना चाहते हैं तो उस बेटी से पूछिए जो आज से 7-8 साल पहले उत्तर प्रदेश में निकलने से पहले 25 बार सोचती थी और परिवार को चिंता रहती थी। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अगर बेटी खीरागढ़ से आई होती थी तो पिता बस अड्डे पर खड़ा होकर इंतजार करता था कि मेरी बेटी वापस आएगी कि नहीं आएगी। और आज की स्थिति ये है, बेटी 10 बजे भी वापस जाए, 11 बजे भी वापस जाए, निर्भीक होकर छाती ठोक कर जाती है कि मैं योगी की सरकार में हूँ, और बड़े आराम के साथ में करती है, आना जाना रहता है, शिक्षा ग्रहण करती है। दूसरा, वो बनिए का बेटा बताएगा जो दुकान बंद करके घर नहीं जा सकता था। वो सुनार का बेटा बताएगा जिसका थैला रास्ते में गोली मारकर छीन लिया जाता था कि कानून व्यवस्था में कितना सदृढ़ता आई है। ये आम लोगों की बात नहीं है। भट्टे पर से अपहरण हो जाता था, भट्टे चलना मुश्किल थे। ये उन्हीं सरकारों की बातें हैं जिनको आज से 7 साल पहले चला करती थी। मैं किसी एक विशेष पे नहीं कह रहा, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मैं नहीं कहता कि कौन अपराध करता था, किस जाति का करता था, मगर अपराधियों को शरण देने का काम करते थे। जब से योगी जी की सरकार आई है, पूरा उत्तर प्रदेश चिंता मुक्त है। मैं नहीं कहता अपराध तो यदा कदा होंगे, अपराधी कोई विशेष बाहर से नहीं आते, अपराधी भी एक आम नागरिकों में से होते हैं। कब मानसिकता विकृत हो जाए, किसकी हो जाए, उसमें आ जाए। मगर मेरा मानना ये है कि हम अपने आगरा की हालत देखते हैं। आगरा में गाड़ियाँ होटल लगाती हुई चलती थी और जाने किन किन तरह के अपराधों को अंजाम देने का काम करते थे, चाहे होटल व्यवसायी हों, चाहे अपने यहाँ के अन्य व्यवसायी हों। सब पे चौथ वसूली के कार्यक्रम सब लोगों के लगे रहते थे। जब से मोदी जी की, योगी जी की सरकार ने हम लोगों को, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, पूरे आगरा का आप नक्शा देख लीजिए। क्या मैं विकास पे जाना चाहता हूँ, क्या आगरा का विकास आगरा के लोगों को नहीं दिख रहा? मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा दूसरे जगह की, मगर आगरा के अंदर आगरा को विकसित करने में जितनी भूमिका सरकारों ने निभाई है, कई कारण ऐसे हैं। हमारी जो भी योजना है ना, जिन योजनाओं पर काम होता है, बहुउद्देशीय और बहु लोगों के लिए हैं। ऐसे नहीं है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हो। जाति धर्म नहीं देखती हमारी पार्टी। सर्वाधिक अगर कहीं पर किसी चीज़ का लाभ लेने का काम होता है तो ऐसे लोगों को होता है
जिनको सपने में इन्होंने सोचा नहीं था कि हम लोगों की क्या स्थितियाँ होंगी। 2014 के मैनिफेस्टो में जब हमने दिया कि गरीबों को मकान देंगे, उस समय पर मजाक का विषय था वो लोगों के लिए कि इतने करोड़ गरीब लोगों को मकान देने का काम कहाँ से होगा। भाई साहब आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो मैं भी कहना चाहता हूँ, आंकड़े प्रस्तुत हैं। 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मकान मिलने का काम हुआ है और 2 करोड़ 2.5 करोड़ मकान लगातार फिर मिलने की तैयारी में है। विकास के काम किए हैं। अपराध का साहब कोई, मैंने जैसे बताया, कोई मापदंड नहीं होता। अपराध तो अपराधी होता है। कभी कभी जितने अपराधी पकड़े जाते हैं उनमें 80% अपराधी ऐसे होते हैं जो पहली बार अपराध कर रहे होते हैं, उनकी मनोवृत्ति हो जाती है। जैसा आप बता रहे हैं एनसीआर क्षेत्र के अंदर उत्तर प्रदेश का भी बहुत सारा हिस्सा आता है। ऐसा नहीं है कि केवल अपराध वहीं होता हो, कभी इधर भी बता देते। एटा, मैनपुरी, ये भी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ही है। यहाँ क्या स्थितियाँ थी किसी समय पे। मेरा मानना यह है कि जब तक ये दुनिया रहेगी अपराध रहेगा, अपराध पर अंकुश लगाना हम लोगों का काम है। उसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कि उन्होंने लगातार अपराधियों की कमर तोड़ने का जो काम किया है, अपराधियों को हटने नहीं देते हैं। जैसे कि अगर कहीं डर नहीं था जेसीबी का, तो जेसीबी के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। एक व्यवस्था उनने तय की थी, अपराधी डरते थे। क्या हमारे यहाँ पर कभी किसी चीज़ का भेदभाव किया गया? ये भेदभाव किया गया कि इस जाति का इसको ये सुविधा नहीं मिलेगी या इस धर्म का इसको सुविधा नहीं मिलेगी। डाटा उठा लें साहब, जब डाटा देखेंगे तो जो लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते या नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं लोगों को मिलने का काम हुआ है। अब्दुल हफीज़ गांधी जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटरों का सिलसिला जारी है, ऐसे में अखिलेश यादव कहते हैं, जाति और बरादरी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि यादव है इसलिए एनकाउंटर कर दिया गया। तो क्या एनकाउंटर तो सभी के हो रहे हैं, अखिलेश यादव आखिरकार जातिवादी की राजनीति पर कैसे आ जाते हैं? देखिए, जितने भी एनकाउंटर होते हैं ये फर्जी एनकाउंटर्स हैं, फेक एनकाउंटर्स हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि पैर में ही गोली क्यों लगती है, इतना सटीक निशाना है। एनकाउंटर का मतलब है कहीं मिल गए, हाथ आमने सामने हुआ, लेकिन पैर पे ही गोली लगती है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने ये दिखाया है बहुत सारे केसेस में कि ये फेक एनकाउंटर्स हैं, जानबूझ के किए जाते हैं। मंगेश यादव को 2 दिन पहले घर से उठाया गया था और उनके एनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए दूसरे समाज के व्यक्ति को मार दिया गया। तो यहाँ बैलेंसिंग हो रही है, ये एनकाउंटर्स हैं। आप देखिए कि अभी जातिवाद की बात कर रहे थे, आपको मैं लखनऊ का केस याद दिलाऊं जहां पर कार पर कुछ युवक पानी फेंक रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर झूठ बोला, 2 खास नाम लिए गए जानबूझकर बांटने की राजनीति के तहत, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा वो लोग थे ही नहीं, और जो बाकी नाम थे वो मुख्यमंत्री जी ने सदन में पढ़े ही नहीं। तो ये बांटने की राजनीति नहीं है तो क्या राजनीति है? जहां तक बता रहे हैं कि एफआईआर लिखी जाती है, ये होता है वो होता है, ये सब झूठ है। एक उन्नाव की बेटी को मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा, तब जाकर उसकी एफआईआर हुई, क्योंकि प्रदेश के बड़े बीजेपी के नेता उस बहन को, उस बेटी को परेशान कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कई बार एफआईआर लिखनी पड़ती है सरकार को। यह हाल है उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, और आप कहते हैं एफआईआर दर्ज हो रही है। अभी यहां पर महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है, वो खुद कह रही थी कि महिलाओं को कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है एफआईआर रजिस्टर करने में। तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अभी एक पत्रकार जातिवाद की बात कर रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त। मैं आपको बता दूं, एक पत्रकार ने बताया कि ऊपर से नीचे तक, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, ऊपर से नीचे तक एक ही जाति के व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब होता है सबको प्रतिनिधित्व देना, सबको रिप्रेजेंटेशन देना। क्या आज की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो सबको रिप्रेजेंटेशन दे रही है? थानों का हाल गांधी जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये आरोप तब लगते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में भी एनकाउंटर हुए। मायावती जब थी मुख्यमंत्री तब भी एनकाउंटर हुए, मुलायम सिंह यादव थे तब भी हुए, अखिलेश यादव थे तब भी हुए। और बीजेपी ये सवाल आपसे पूछती है कि आप अपराधी का विकास चाहते हैं या प्रदेश का विकास चाहते हैं? आप पतन किसका चाहते हैं, अपराधी का चाहते हैं या प्रदेश का चाहते हैं? देखिए, हम प्रदेश का विकास चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कायम रहे। वरना इस देश में जो 18,000 लोअर कोर्ट्स हैं,
बंद कर दीजिए। ये बुलडोजर पॉलिटिक्स, ये बुलडोजर जस्टिस, ये इनजस्टिस है। कई बार ऐसे लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं जो किराए पे रह रहे हैं और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है। क्या आपको तभी पता लगता है कि ये इलीगल बने हुए हैं जब कुछ अपराध हो जाता है? उससे पहले आपको ध्यान नहीं है कि अवैध बने हुए हैं, अवैध बने हुए हैं? और ये अगर अवैध बने हुए हैं तो आपकी अथॉरिटीज की वजह से बने हुए हैं, वरना लाइसेंसिंग अथॉरिटीज होते हैं, कैसे लाइसेंस दे दिए गए, कैसे नक्शे पास हो गए? जब कोई घटना हो जाती है तुरंत आपको पता लग जाता है कि अवैध स्ट्रक्चर है और अगले दिन ही बुलडोजर पहुंच जाता देखिए, है। एनकाउंटर पर आपने सुप्रीम बात कोर्ट कही ने है। भी कहा है बुलडोजर जस्टिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये देश के अंदर चलेगा नहीं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि इस तारीख तक कोई भी बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, वो संविधान से ऊपर है। उन्होंने बुलडोजर फिर भी चलाया। ये जो इस पर तो व्यवस्था अभी है, रोक लग गई ना, हाई कोर्ट की लखनऊ में इसने रोक nobody is above the constitution. Everybody has to work within the precinct and limits of the constitution. अब्दुल हफीज आपको गांधी जी। संविधान के दायरे में काम करना होगा, तभी आप लोकतंत्र को चलाने वाली सरकार कहेंगे। वरना ये जो होता है कि तानाशाही रवैया, ये लोकतंत्र के अपोजिट है और कभी लोकतंत्र में तानाशाही रवैया नहीं चलना चाहिए। अब्दुल हफीज गांधी जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस के कई अधिकारियों ने बाकायदा पत्र लिखे थे जिसमें पत्रों में जिक्र किया गया था कि एक बदमाश को मैं उठाकर ले आया हूं और उसका एनकाउंटर करने जा रहा हूं। एनकाउंटर के दौरान समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो प्रेशर बना रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। आज एनकाउंटर खुलेआम हो रहे हैं। चलिए, बात आप कह रहे थे कि पुलिस का निशाना पैर में ही गोली क्यों लगती है। बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के तहत ही ये लोग भर्ती किए जाते हैं। तो निशाना तो ट्रेनिंग के बाद नहीं चूकना चाहिए, मेरा मानना है। देखिए, जो अभी मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ, वहाँ जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं वो वहाँ पर चप्पल में थे। अगर आप एनकाउंटर पे करने जाते हैं तो चप्पल में नहीं जाते हैं, और चप्पल सनी तक नहीं थी। ये मैं मीडिया रिपोर्ट्स आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहीं जाते हैं दुर्दांत अपराधी को पकड़ने या इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो आप पूरा का पूरा अपने आप को तैयार कर कर जाते हैं, लेकिन चप्पल सनी नहीं है, चप्पल पहनी हुई है। कि क्या दिखाता है, ये क्या दिखा रहा है, मुझे आप बताइए। ये कहीं ना कहीं ये जो उत्तर प्रदेश है वो फेक एनकाउंटर्स की तरफ जा रहा है और ये जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके खिलाफ जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि कोर्ट्स हैं इसके लिए। पुलिस का काम है एनफोर्समेंट का, पुलिस का काम एनकाउंटर करना नहीं है। आप उनको अदालतों के हवाले कीजिए, विद इन 24 आवर आप उनको अदालत के हवाले कीजिए। ये अदालत का काम है। ये आपके जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंस देंगे और एविडेंस देने के बाद अगर वो अपराधी साबित होता है तो यस, वेल एंड गुड, आप उसको पनिश कीजिए। लेकिन जो हमारी व्यवस्था है, जो हमने एक सिविलाइज्ड नेशन, हम कंगारू नेशन नहीं है, हम एक सिविलाइज्ड नेशन है, सभ्य, हमारी एक सभ्यता है। हम दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी को एक कानूनी प्रक्रिया से गुजारते हैं। अगर कानून का पालन करने वाले कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। जी, मेरा आपसे सवाल है। हफीज गांधी जी कासगंज से ताल्लुक़ रखते हैं और लंबे समय से ये पत्र लिख रहे हैं सरकार को, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहाँ बाढ़ की बड़ी लंबी समस्या है, यानी काफ़ी दिनों से वहाँ के जो लोग हैं बाढ़ से परेशान हैं और हर वर्ष बाढ़ को देखते हुए अधिकारी धरातल पर नजर आते हैं और फिर समस्या 10 की 10 होती है। तो ऐसे में वहाँ के जो जनता है कासगंज की, कैसे उन लोगों को उस बाढ़ से निजात मिल पाएगी? देखिए, सरकार विकास के सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ये जो आपने समस्या बताई है कि क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, इस नाते अपने ज़िले पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, बाकी कम रहता है। आपने ये बताया है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की जाएगी कि समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है। समाधान में भारतीय जनता पार्टी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि समाधान जो भी विकास के कार्य के होते हैं उनमें सर्वाधिक रूप से काम करने वाली पार्टी है। और भाई साहब जैसे अभी बता रहे थे, मैं अभी यही नहीं समझ पाया, आप राजनीति में हैं बहुत समय से, कि आप अपराधियों की पैरवी कर रहे हैं या सरकार का विरोध। दोनों मैं मानता हूं, आप विरोध करिए सरकार का, बहुत अच्छी बात है, पर अपराधियों का समर्थन मैं इसमें अच्छा नहीं समझता। कि आप चप्पल पहन के गए या जूते पहन के गए, ये विषय नहीं। इनकाउंटर हुआ होगा, इनकाउंटर हुआ होगा। अब पैर में गोली लगना, आप बता रहे थे, क्या पुलिस कभी आप मुलाकात होती है, पुलिस को कहा जाता है कि सीधे सीने में गोली मार दो? तय तो यही रहता है कि भाई लगभग दौड़ते हुए में पैर में गोली मारनी है, घायल करके केवल गिराना है, इतना थोड़ी। इनकाउंटर का मतलब कोई उसे जान से मारने का उद्देश्य नहीं किया जा रहा होगा। अगर कोई जान, इतना कोई दुर्दांत अपराधी नहीं होगा। और जब पैर में गोली लगना नॉर्मल सी बात है, जब दौड़ता है आदमी तो पैर में गोली लग जाती है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि
वो गोली अपराधी है, अपराध करके भाग रहा है, पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, वो जो कर रहा है, पुलिस पैर में गोली मार रही है या उन्हें कर रही है, नहीं मारने के परिणाम देख चुके हैं ना, पैर में गोली नहीं मारने के परिणाम वो पुलिस को मार देते हैं। कई मामले ऐसे हुए हैं। क्या किसी ने ये बात उठाई कि फलां एनकाउंटर में पुलिस को गोली लग गई? या पुलिस का वाला किसी का बेटा नहीं है, या पुलिस किसी की बेटा बेटी नहीं है, उनके दर्द नहीं है, उनको भी तो गोलियां लगती हैं। भाई अपराधियों का साथ थोड़ी देना है। हमने मान लीजिए हम भी खूब, जब आपकी सरकार होती है हम धुआंधार विरोध करते हैं कि साहब ये गलत हो रहा है, पर अपराधी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा नहीं होगा, और ना मैं दावे के साथ कहता हूं कि ना उनकी पैरवी करेगा कि गलत आदमी को छोड़ दिया जाए। मैं आपके बीच में दावे के साथ इस बात को कहता हूं। चलिए हरिओम जी, आगरा की जनता ने बीजेपी को झोली भर भर के दिया है। आपके विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री तक आगरा से हैं। अभी भी आगरा में सवाल उठ रहे हैं, गांधी साहब भी उठा रहे हैं सवाल। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर या क्राइम को लेकर, अपराधियों को लेकर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको और सुधारने की जरूरत है। कितना और मौका चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि ये आरोप गलत हैं तो क्या रोड मैप आपका है और अभी तक आपकी उपलब्धि क्या है? आगरा महानगर, आगरा जिला, बगल में फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा। आगरा के अंदर सभी विधायक, मेयर सब हैं, लेकिन आगरा का विकास, उत्तर प्रदेश में विकास, सब जगह कस्बों में भी विकास हो रहा है। अभी हमारी बहन बता रही थी, बेटी के स्वरूप हैं हमारी, कि उनके सारे तार बदल दिए, पोल बदल दिए, विकास हो रहा है। और आगरा में सबसे बड़ा जो विकास का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, आपके सामने ही मेट्रो है। ये कोई सामान्य बात नहीं है मेट्रो बनना आगरा के अंदर। आगरा के पेठा व्यवसायियों को कच्चे माल में प्रॉब्लम होती थी, महंगा मिलता था, उसकी सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। आज आगरा का पेठा व्यापार पहले से कई गुना हो गया है और विदेशों में भी जाता है। सब्सिडी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। बगल में फिरोजाबाद है, कांच उद्योग है, वहाँ पर पूरे विश्व विख्यात है। वहाँ पर सुहाग के परिचायक चूड़ियाँ मिलती हैं। वहाँ पर कांच में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विशेष रूप से उनको अनुदान दिया है। वहाँ जो लेबर है, काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनकी पगार बढ़ाई है, उनका वेतन बढ़ाया है। और उसके बाद फिर बात आती है कि आगरा के अंदर या फिरोजाबाद के अंदर कोई खेत पानी से सूख नहीं रहा है। हर हाथ को काम मिला हुआ है, हर खेत को पानी मिला हुआ है। आज के समय में अन्य प्रदेश में आप देखेंगे कि खाद की किल्लत है, लेकिन इस पूरे कमिश्नरी में कहीं भी आप ये नहीं देख सकते हैं कि किसी भी तरह से डीएपी की कोई किल्लत आई हो। किसानों को भरपूर खाद दी जा रही है। इस समय जुताई और बुवाई का समय है। यह आगरा के लिए और यहाँ के कमिश्नरी के लिए यह एक बहुत बड़ी सहूलत ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दी है। योगी सरकार का यह भी ध्यान रहता है कि नहरों की सफाई। मैं आपको बताऊं, टूंडला के पास एक नहर है जो गंग नहर, हाथरस से गंग नहर से जुड़ी हुई है और वहाँ जमुना जी में गई है। उसकी सफाई है और उसमें पानी भेजने की तैयारियां हैं। एक बम्बा है फिरोजाबाद में, उस बम्बे में पानी भेजा जा रहा है। इसलिए हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में किसानों को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाया। बीज उन्हें मुहैया कराया, खाद उन्हें मुहैया कराई सब्सिडी दे करके, चूड़ियों पर सब्सिडी दी, पेठे पर सब्सिडी दी और व्यापारियों को सुरक्षा दी। मैं आपको अपराध की एक बात आई है तो मैं बताता हूँ। आयुष बंसल नाम का माँ बाप के अकेला ही बेटा था। फैक्ट्री ओनर थे, मेहनत करते थे, खाते थे, कमाते थे। पहले की सरकार में, अखिलेश जी नहीं थे उसमें, उनसे और पहले की सरकार में हम एक एमएलसी को लेकर के गए और एमएलसी को लेकर के हम माननीय नेताजी से हम मिले और वहाँ पर जाकर के हमने उनसे कहा कि इस बच्चे को आप छुड़वा दीजिए, नहीं तो मारा जाएगा। किंतु वो छुड़वाया नहीं गया उस समय और उस बच्चे की हत्या कर दी गई। और आज की स्थिति ये है कि किडनैप करना तो दूर, किसी को छूने तक की हिम्मत नहीं होती है। बहन बेटी निर्भय है, निर्भीक हैं और पूरी तरह से कॉलेज, डिग्री कॉलेज,
MBBS कॉलेज कहीं भी जा सकती हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की देन है, यही भारतीय जनता पार्टी का विकास है। धन्यवाद। जलाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। चुनाव में देखने को मिल रहा है कई जगह जो कार्यकर्ता हैं ग्राउंड जीरो पर जो काम कर रहे हैं धरातल पर, उनमें बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे क्या रहेगा, किस तरीके का आपकी बार चुनाव रहेगा? देखिए, ये केवल लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर नाराज है। क्योंकि मैं पिछले 5 से 6 साल से लगातार अध्यक्ष हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कार्यकर्ता से मेरा निरंतर संवाद रहता है। बूथ तक की टीमें हैं और मैं ये नहीं कहता कि 100% है, मगर 95% हर जिले में बूथ लेवल तक की टीमें हमारी हैं, पन्ना प्रमुख तक हमारे उपलब्ध हैं। और हर चुनाव में, कोई सा भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन के साथ पूरा चुनाव में लगता है और निश्चित मान लेना सर्वाधिक सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। एक चीज़ और विकास के नाम पर आपको बताना चाहता हूँ कि विकास के लिए आगरा के लिए जो हुआ, अपना आलू अनुसंधान केंद्र जो केवल अमेरिका पेरू में है और पेरू के बाद अगर कहीं बन रहा है तो वो आगरा के अंदर बन रहा है, वो अपने सिंगना के अंदर उसका संचालन वहाँ से शुरू होगा। क्योंकि आगरा और आगरा परिक्षेत्र पूरा आलू की बड़ी जगह है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में बता दूं, ना टूटता है ना रूठता है, वो केवल काम करता है लगातार। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता के ऊपर कभी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगते। मैं तो सरकारों की बात कर रहा हूँ, योगी जी की दूसरी सरकार और मोदी जी की तीसरी सरकार, किसी मंत्री पर इल्ज़ाम नहीं है किसी भी तरीके का कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो या किसी तरह का कोई आरोप लगा हो। निष्पक्ष सरकार चलने का काम हो रहा है और निश्चित ही 10 सीटों में सर्वाधिक सीटें हम जीतने का काम करेंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। अब्दुल हफीज गांधी जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीट बंटवारे को लेकर अभी से रार स्टार्ट हो गई है। कांग्रेस को 2 सीट देने की बात कही जा रही थी, उधर कांग्रेस 3 लेना चाहती है। तो क्या माना जाए, इसका कुछ ना कुछ प्रभाव चुनाव पर पड़ने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो रार अभी से स्टार्ट है? देखिए, पहले भी हमने आधे से ज़्यादा सीटें जीती थी 10 में से, और इस बार भी हम मैक्सिमम सीटें जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है तो हमारी वार्तालाप चल रही है। अभी 25 अक्टूबर तक नामांकन होने हैं, नामांकन प्रोसेस चल रहा है और हमारी पूरी वार्ता चल रही है। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं और जनता को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन इन 10 जो 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, इसमें साथ-साथ चुनाव लड़ेगा। हाँ, किसको कितनी सीटें मिलेगी इसकी वार्तालाप जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। तो इस सेशन में हमने बात की थी कि समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे और साथ ही बीजेपी के नेता भी रहे, किस तरह राजनीति आगरा के अंदर हो रही है, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और क्या विकास जनता के लिए हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। और विकास की डोर टूटनी नहीं चाहिए, इसी तरह से हमारे इस मंच की डोर भी लगातार चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए।